रजनीकांत की कुली से लेकर ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग 5 तक इस हफ्ते देखें 20 धमाकेदार शो और फिल्में। विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स ने 6वें दिन की 1 करोड़ की कमाई, कुल कलेक्शन 8.65 करोड़। आमिर खान बोले कभी प्रोड्यूसर्स नहीं बनना चाहता था, पिता के संघर्ष देखकर लिया था बड़ा फैसला। राइज एंड फॉल ने बिग बॉस को दी सीधी टक्कर, पवन सिंह और दमदार कंटेस्टेंट से शो हुआ हिट। नेपाली सिनेमा के महानायक राजेश हमाल 61 की उम्र में भी सुपर फिट, 300 से ज्यादा फिल्मों का सफर और करोड़ों की नेटवर्क। आप देख रहे हैं माया नगरी और मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां मैं आपको लेकर आता हूं ढेरों खबरें, ढेरों गॉसिप्स और इस हफ्ते आप क्या देखने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे और थिएटर्स पे। आप देख रहे हैं माया नगरी और आशीष दुबे आज भी आपके साथ एक ही बात साझा करेगा कि आज बहुत बड़ी हलचल है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। रजनीकांत की कुली से लेकर ओनली मर्डर्स इन 5 बिल्डिंग तक इस हफ्ते आप क्या देख सकते हैं, 20 धमाकेदार शो और फिल्में जो आप तक मैं आज पहुंचाने वाला हूं। आने वाला हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। 10 से 16 सितंबर के बीच करीब 20 बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और इमोशंस, हर तरफ का कंटेंट इस हफ्ते आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बड़े नाम और हाइलाइट सबसे ज्यादा चर्चा में है रजनीकांत की फिल्म कुली, जिसे लोकेश कनकराज ने डायरेक्ट किया है। इसमें नागा अर्जुन और आमिर खान भी नजर आएंगे। वहीं हॉलीवुड सेलेना गोमेज, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट की सीरीज ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग 5 दर्शकों को फिर से एक नया मर्डर मिस्ट्री एडवेंचर देने वाली है। इसके अलावा एमी अवार्ड्स 2025 भी लाइव स्ट्रीम होंगे, जो टीवी और ओटीटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन माना जाता है। हिंदी और भारतीय कंटेंट सू फ्रॉम सो, जो हॉटस्टार पर एक गांव का लड़का जब अपने बचपन का प्यार लेकर आता है तो पूरा गांव उसे भूत मान बैठता है। रामबो इन लव हॉटस्टार पे आपको देखने को मिलेगा। जी हॉटस्टार पे एक बिजनेसमैन और उसकी एक्स के बीच उलझी हुई मजेदार कहानी है। बाकासुरा रेस्टोरेंट सन एनएक्सटी पर कुछ बैचलर्स का बजट संकट और रहस्यमयी कॉमेडी। सैयारा नेटफ्लिक्स पर अहान पांडे स्टार ये म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा युवाओं को काफी भाएगा। डू यू वांट अ पार्टनर द प्राइम वीडियो पर आएगा तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी का एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित ये बड़ा शो। इंटरनेशनल रिलीजेस हैं द डेड गर्ल्स नेटफ्लिक्स पर आएंगे, ब्लॉडो बहनों की खून खराबों से भरी सच्ची कहानी। लव इज ब्लाइंड ब्राजील नेटफ्लिक्स पर इस बार 50+ उम्र के कंटेस्टेंट्स तलाशेंगे अपना प्यार। वॉल्फ किंग सीजन 2 और डायरी ऑफ अ डिस्ड गर्ल ड्रामा और रोमांस का तड़का लगाएंगे। आखा चार्ली शीन नेटफ्लिक्स पर होगी। हॉलीवुड स्टार चार्ली शीन की जिंदगी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री। कुल मिलाकर इस हफ्ते ओटीटी पर कुल और ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग 5 जैसी मेगा रिलीज हैं। वहीं सैयारा, रॉर्बो इन लव और डू यू वांट अ पार्टनर जैसे शो भारतीय ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। यानी ये हफ्ता आपके लिए बेहद खास रहने वाला बात। अब बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की। द बंगाल फाइल्स ने 6वें दिन की 1 करोड़ की कमाई की है। कुल कलेक्शन रहा है 8.65 करोड़। विवेक रंजन अग्निहोत्री की नई फिल्म द बंगाल फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाए हुए है। भले ही फिल्म ने ओपनिंग पर कोई खास कमाई नहीं की, लेकिन वीकेंड्स पर इसकी स्थिरता निर्माता के लिए राहत की बात रही। ओपनिंग वीकेंड की कमाई फिल्म ने अपने पहले दिन यानी शुक्रवार को 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया। शनिवार को इसमें हल्की बढ़त देखी और 1.90 करोड़ जुटाए। रविवार को फिल्म का बिजनेस अपने पीक पर पहुंचा और 2.25 करोड़ कमाए। इस तरह फिल्म ने पहले वीकेंड पर कुल 5.50 करोड़ का कारोबार किया है। वीकडे ट्रेंड की बात करें तो वीकडे के बाद सोमवार को फिल्म ने 1 करोड़ की कमाई की, जो उसके लो स्टार्ट को देखते हुए ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। मंगलवार को फिल्म ने 1.15 करोड़ कमाए और बुधवार को फिर से आंकड़ा 1 करोड़ पर आ गया। यानी 6 दिन में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 8.65 करोड़ तक पहुंच चुका है। 10 करोड़ की और रिपोर्ट्स के मुताबिक द बंगाल फाइल्स जल्द ही 10 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। हालांकि फिल्म को लंबी रेस में टिके रहने के लिए दूसरे वीकेंड में जरूरी है कि बिजनेस में बड़ा उछाल दिखे। चुनौतियां क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का मुकाबला सीधे तौर पर टाइगर श्रॉफ की बागी 4 और हॉलीवुड हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग लास्ट राइड से है। यही वजह है कि बंगाल फाइल्स को सिनेमा घरों में और ज्यादा ग्रोथ पाने में कठिनाइयां हो रही हैं। कहानी और बैकड्रॉप, यह फिल्म नोवाखली दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित एक पीरियड पॉलिटिकल ड्रामा है। विषय गंभीर है और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद करने वाले दर्शक फिल्म की और खींच रहे हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल जैसी जबरदस्त बॉक्स ऑफिस लहर यहां देखने को शायद नहीं मिल रही है। मैं हर दिन की कलेक्शन की बात करता हूं। डे 1 1.35 करोड़, डे 2 1.90 करोड़, डे 3 2.25 करोड़, डे 4 1.00 करोड़, डे 5 1.15 करोड़, डे 6
1 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर 8.65 करोड़ रुपए अभी तक बंगाल फाइल्स कमा चुकी है। अब बात करते हैं आमिर खान। आमिर खान बोले कभी प्रोड्यूसर्स नहीं बनना चाहता था, पिता के संघर्ष देखकर लिया था एक बड़ा फैसला। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान सिर्फ एक शानदार एक्टर ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स भी रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन हाउस से बनी फिल्म जैसे लगान, तारे ज़मीं पर, दंगल, पीपली लाइव और हाल ही में लापता लेडीज इंडियन सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान कभी प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, और ये इसलिए क्योंकि वो कभी इस पे आना ही नहीं चाहते थे, वो प्रोड्यूसर बनना ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं बनना चाहते थे प्रोड्यूसर्स? क्योंकि हाल फिलहाल में आमिर खान ने एक बातचीत में बताया था कि उन्हें पिता ताहिर हुसैन फिल्म प्रोड्यूसर्स थे। उन्होंने उनके संघर्ष का बचपन से ही करीब से देखा है। पिता की फिल्म लॉकेट बनने में पूरा 8 साल लग गए थे। आर्थिक दबाव, लगातार असफलताएं और इंडस्ट्री की मुश्किलों ने आमिर के मन में यह धारणा बना दी थी कि प्रोड्यूसर्स का काम सबसे कठिन होता है। अमेरिका के मुताबिक प्रोड्यूसर्स पैसे लगाता है, रिस्क लेता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है और आखिर में वही गालियां भी खाता है। टीम कभी पूरा साथ नहीं देती। यही सब देखकर मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ एक्टर बनूंगा, प्रोड्यूसर्स नहीं। लगान ने बदल दिया था फैसला। शुरुआत में आमिर कई इंटरव्यू में कह चुके थे कि वह कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनके पास लगान की कहानी आई तो उनके माता पिता को यह बहुत पसंद आई। उस वक्त सवाल उठा था कि आखिर इस फिल्म को प्रोड्यूस कौन करेगा। तब उनकी मां ने ही कहा, इतनी अच्छी कहानी बार बार नहीं मिलती, तुम्हें इसी को प्रोड्यूस करना चाहिए, तुम्हें ही बनाना चाहिए। यही पल था जब आमिर ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और पहली बार प्रोड्यूसर बनने का कदम उठाया। लगान बनी मील का पत्थर। आमिर की पहली फिल्म बतौर प्रोड्यूसर लगान न केवल ब्लॉकबस्टर साबित हुई बल्कि भारत की ओर से ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंच गई। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर माना जाती है। आमिर ने इस अनुभव से यह सीखा कि इंसान कभी भी मैं ये काम कभी नहीं करूंगा जैसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपको कभी भी उस दिशा में ले जा सकती है। अब बात करते हैं राइज एंड फॉल की। बिग बॉस को सीधी टक्कर दे दी है। पवन सिंह और दमदार कंटेस्टेंट से शो होता जा रहा है हिट। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कभी देश का सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रियलिटी शो बिग बॉस आज अपने 19वें सीजन में दर्शकों को इंप्रेस करने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं इसी बीच एक नया शो आया जिसने पहले ही सीजन में सबका ध्यान खींच लिया है। राइज एंड फॉल बिग बॉस की गिरती लोकप्रियता सलमान खान के होस्ट करने के बावजूद बिग बॉस 19 इस बार कमजोर कास्टिंग की वजह से फ्लॉप साबित हो रहा है। शो में ज्यादातर उभरते यूट्यूबर्स और छोटे इन्फ्लुएंसर शामिल किए गए। बड़े नामों की कमी ने शो को फीका बना दिया है। केवल तानिया मित्तल जैसी कुछ गिनी चुनी कंटेस्टेंट ही चर्चा में रहे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस लगातार बिग बॉस की कास्टिंग चॉइस पर सवाल उठा रहे हैं। राइज एंड फॉल का यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसके उलट अश्नीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किया जा रहा है। राइज एंड फॉल दर्शकों को अपने नए और दिलचस्प कंसेप्ट से इंटरनेट पर रहा है। शो एक धमाकेदार शुरुआत के साथ शो में कंटेस्टेंट को दी जा रही है ग्रुप्स, रूल्स और वर्क्स में बांटा जा रहा है। रूल्स आलीशान पेंट हाउस में रहते हैं, आप अब की वर्कर्स बेसमेंट में मेहनत करते हैं। यह कॉन्सेप्ट दर्शकों को बिल्कुल नया और फ्रेश लगने लगा है। पवन सिंह का धमाकेदार डेब्यू शो की सबसे बड़ी हाईलाइट है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री, यहाँ उनका पहला रियलिटी शो है। उनकी मौजूदगी ने शो को जबरदस्त बूस्ट किया है। सोशल मीडिया पर पवन सिंह लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी वजह से शो की टीआरपी में जोरदार इजाफा आया है। दमदार कंटेस्टेंट की टीम शो में पवन सिंह के अलावा अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, अनाया बांगड़, आकृति नेगी और अरबाज पटेल जैसे पॉपुलर चेहरे भी शामिल होते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी नाम बिग बॉस 19 के लिए भी कंसीडर किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सलमान के शो को ठुकराकर राइज एंड फॉल चुना। यही फैसला शो की सबसे बड़ी ताकत साबित हो चुका है। फैंस की राय क्या है? दर्शक मानते हैं कि अगर इतने दमदार कंटेस्टेंट बिग बॉस 19 में शामिल होते तो शो का मजा ही कुछ और होता, लेकिन हकीकत में राइज एंड फॉल ने वह कर दिखाया जो बिग बॉस लगातार पिछले कुछ सीजन्स में करने में नाकाम रहा, यानी एंटरटेनमेंट और ताजगी सब एक जगह हो गया है। कुल मिलाकर बिग बॉस 19 इस वक्त फीका पड़ रहा है, जबकि राइज एंड फॉल अपने पहले ही सीजन में हिट हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों में दोनों शोज की टीआरपी रेस में कौन आगे निकल पाएगा। अब बात करते हैं नेपाली सिनेमा के महानायक राजेश हमाल। 61 की उम्र में सुपरहिट, 300 से ज्यादा फिल्मों का सफर और करोड़ों का नेटवर्क। नेपाल में क्या चल रहा है वो तो आप जानते ही, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। नेपाल में जारी हिंसक
विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां की फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियों में है एक नाम, और अब नेपाली सिनेमा की बात हो तो राजेश हमाल का नाम जरूर आता है। बिना चर्चा ये अधूरी रह जाती है। उन्हें अक्सर नेपाली सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें महानायक और सुपरस्टार की उपाधि दी गई है। राजेश हमाल का जन्म 9 जून 1964 को पल्पा, नेपाल में हुआ था। उनके पिता चूड़ा बहादुर हमाल नेपाल के राजनयिक थे और मां रेणु कैसी थी। पिता की नौकरी के कारण राजेश का बचपन पाकिस्तान, मॉस्को और भारत में गुजरा। उन्होंने मॉस्को में स्कूलिंग की और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। शुरू में उनका रुझान एक्टिंग की ओर नहीं था, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। करियर की शुरुआत और सफलता 1985 में उन्होंने मॉडलिंग से करियर शुरू किया था और 1991 में अपने अंकल दीपक राजमाही की फिल्म युग देखी कर चुके हैं। 1994 में एक ही साल में 16 फिल्में करने का रिकॉर्ड है। 1989 से 2012 तक कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी जीत चुके हैं। 2000 में स्टार ऑफ द ईयर, 2003 से 2005 तक एंटरटेनर ऑफ द ईयर, 2006 से हर साल नेपाल में राजेश हमाल डे मनाया जाता है। अन्य उपलब्धियां भी मैं बता दूं, 2015 में उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति राम वरण यादव ने सम्मानित किया था। 2019 में टीवी शो को बंच करोड़पति हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का नेपाली वर्जन के होस्ट बने थे। वह नेपाल के पहले एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। मैं फिर लेकर आऊंगा एक एपिसोड जहां मैं आपको बताऊंगा कि एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।